तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 22, 23 और 24 नवंबर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम साहित्य आज तक का 3 दिन का समारोह, और उसके बाद आज मैं यहाँ। ये 3 दिन बेहद थकाऊ रहा। सुबह से रात तक बैठने के लिए भी कम वक्त था, तो हम सभी की थोड़ी हालत ख़राब है, लेकिन कहानी का सिलसिला है, छोड़ भी नहीं सकते, इसीलिए आपके सामने हाजिर हूँ। हालांकि इन 3 दिनों में बहुत सारी क्राइम तक फैमिली मेम्बर से मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों से बात हुई और अच्छा भी लगा। कई लोगों की राय भी समझी, सुनी। तो जिन जिन लोगों से मुलाकात हुई, थैंक यू सो मच आप सभी का। अब आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले एक अजीब और गरीब कहानी आपको बताना चाहता हूँ, जो शायद सिर्फ हमारे देश में हो सकता है। बरेली के पास एक पुल बन रहा था गंगा नदी के ऊपर। अब वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हवाले था। वो पुल बनता रहा, बना, बीच में छोड़ दिया, फिर बरसात आई, बारिश आई, बाढ़ आई, पुल का एक हिस्सा टूट गया, पुल कंप्लीट हुआ नहीं। अब वो पुल जहाँ से शुरू होता आगे जाकर पुल है ही नहीं। फिर दूसरे गैप के बाद फिर से पुल का कुछ हिस्सा है। अब कायदे से ऐसे पुल पर किसी को आप जाने की इजाज़त तो दे नहीं सकते। कोई भी समझदार आदमी यही कहेगा। तो क्या होगा कि जहाँ से पुल की एंट्री शुरू होती है, आप वहाँ कोई दीवार खड़ी करेंगे, कोई बैरिकेड लगाएंगे, कोई साइन बोर्ड लगाएंगे कि आगे पुल नहीं है, रास्ता नहीं है, अभी पुल बन रहा है, निर्माणाधीन है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब एक कार में 3 लोग एक ही फैमिली के सवार जा रहे हैं बरेली की तरफ। जब वो जा रहे हैं तो अचानक गूगल मैप को उन्होंने लगा रखा था कार में। अब गूगल मैप के ज़रिए वो सफ़र तय कर रहे हैं। गूगल मैप ने उन्हें दिखा दिया कि ये फ्लाईओवर यहाँ से शॉर्टेस्ट रूट। वो बेचारे चढ़ गए उस पुल पर, और जब पुल पर चढ़े तो अचानक आगे पुल का हिस्सा खाली। करीब 50 फीट ऊपर से वो कार नीचे गिरी और उस कार में सवार उन 3 लोगों की मौत हो गई। अब ये हादसा हुआ, इसके बाद इल्ज़ाम का दौर शुरू। CPWD, PWD, सिंचाई विभाग, पुल वाले, DM, SDM, पुलिस, सब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसके बाद कमाल तो तब हुआ जब पुलिस ने FIR लिखी इन 3 लोगों की मौत के लिए। लापरवाही, पुल प्रशासन, इंजीनियर, सबके नाम डाले, और साथ में किसके नाम डाले? गूगल के एरिया हेड के। क्यों? क्योंकि गूगल ने वो नक्शा दिखाया था। अब कमाल ये है कि खुद अपनी पुलिस वाले की टीम और बाकी टीम, उनका कहीं नाम नहीं है। यार, जो पुल बना नहीं, जिसके आगे इतना बड़ा 50 फीट की ऊंचाई पर है, और अभी पुल का काम चल रहा है, पुल का हिस्सा बह चुका है, और आप उस पुल की एंट्री पॉइंट पर ना दीवार है, ना बैरिकेड है, ना कोई पहरा है, ना कोई साइन बोर्ड है। एक साइन ही बोर्ड लगा देते कि ये आगे रास्ता नहीं है, पुल निर्माणाधीन है, तो कोई जाता नहीं। अब वो बेचारा परिवार गूगल के सहारे निकल लिया। तब उन्होंने बाकी सबको तो साइड है, गूगल को भी इसमें एक पार्टी बना दिया। अब बताइए, और ये पता नहीं महीनों से ये पुल यूं ही है। तो ये लापरवाही का आलम है, क्या कहा जाए इस पर। खैर, अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ये कहानी भी इसी लापरवाही के सिलसिले को बहुत आगे तक ले जाएगा। हमेशा इंसान की जब मौत होती है, घर के अंदर ना हो, हॉस्पिटल में हो, या किसी हादसे में हो, या कोई सस्पिशियस हो, तो फिर अस्पताल में पोस्टमार्टम ज़रूरी होता है। ये हम सब जानते हैं, इसलिए कि पोस्टमार्टम के बाद ये क्लियर हो जाता है कि कोई डाउट नहीं है, नेचुरल डेथ है, या जिस बीमारी से है, जिस कारण से है, वो पता चल जाएगा। लेकिन बहुत सारी मौतें घर में होती हैं, अस्पताल डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, तो उसमें पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब तक कि घर वालों को कुछ शक ना हो। अब पोस्टमार्टम कराना होता है, तो पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है? मैंने अपनी आंखों से, मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था कि मैंने पोस्टमार्टम होते हुए लाइव देखा। क्योंकि आमतौर पर पोस्टमार्टम अस्पताल के मुर्दा घरों में जो कमरे होते हैं उसके बाहर भी खुले में कर देते हैं, और मैंने ये देखा है। एक दिल्ली के पॉलिटिशियन का, आत्माराम गुप्ता, आज भी मुझे याद है उनका नाम, मर्डर हुआ था, वो पोस्टमार्टम हो रहा था, और मैं कैमरामैन के साथ जब उस इलाके में पहुँचा, कैमरा रोल था, सामने लकड़ी के पट्टे पे एक डेड बॉडी खुली पड़ी हुई है, और एक बंदा उसमें अपनी हरकत कर रहा है। तो लाइव पोस्टमार्टम मैंने वो देखा, इसके बाद भी 2-4 बार देखी। तो पोस्टमार्टम ये होता है कि आपके शरीर के हिस्से को खोला जाता है, चाहे वो सर हो, चाहे सीना हो,
और जो भी आपके महत्वपूर्ण अंग हैं, पेट के हिस्से हैं, दिल है, बाकी चीज़ें हैं, वो देखने के इसलिए देखते हैं कि मौत की वजह क्या है, मौत कब हुई, कैसे हुई, सारी चीज़ें पोस्टमार्टम बताता है। अब थोड़ा सा सोचिए ज़रा सा कि एक शख्स जिसका पोस्टमार्टम हो गया, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दिया, मौत की वजह भी लिख दी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, उसके बाद लाश को सौंप दिया, लाश लेकर लोग शमशान पहुंच गए, लकड़ियां सजा दी गई, चिता तैयार है, अब बस उस लाश को उठाकर लकड़ी के उस चिता पर रखनी है। और ऐन उसी वक्त जो लोग लाश के साथ हैं वो देखते हैं कि यार इसकी आंखें खुल गई और इसकी तो सांसें भी चल रही हैं, हाथ छूते हैं तो देखते हैं नब्ज भी चल रहा है, शरीर गर्म है। बहुत सारे लोग डर के पीछे हटते हैं, लेकिन फिर जो लगता है कि इसमें डरने की बात नहीं, आगे बढ़ते हो देखते हैं वो आदमी तो सचमुच जिंदा है। और उसके बाद फिर उसे दोबारा अस्पताल ले जाते हैं और डॉक्टर देखता है और कहता है वाकई ये जिंदा है। तो अब सोचिए कि दुनिया का कौन सा अजूबा होगा कि एक मुर्दा जिसका पोस्टमार्टम हो चुका और वो मुर्दा पोस्टमार्टम हो जाने के बावजूद जिंदा हो गया। कमाल की बात है ना, और ये मजाक नहीं है, हकीकत में हुआ है। चिता पर यहाँ रोहिताश जिंदा हुआ था, पुनर्जन्म नहीं हुआ था क्योंकि वो मरा ही नहीं था। लेकिन याद आया कि कुकू एफएम के ऑडियो शो पर आप सुन सकते हैं शांति देवी कहानी पुनर्जन्म की, वही शांति देवी जिनके पुनर्जन्म को लेकर तब बापू यानी महात्मा गांधी तक ने हैरानगी जताई थी, एक कमेटी बनाई थी। तो शांति देवी कहानी पुनर्जन्म की कुकू एफएम के ऑडियो शो पर मौजूद है, आप जरूर सुनिएगा। अगर आपको भी क्राइम स्टोरीज में खो जाना है तो आपके लिए एक जबरदस्त मौका है। रिसेंटली कुकू एफएम पर कुछ अमेजिंग क्राइम ऑडियो बुक्स आई हैं और यकीन मानिए ये बहुत ही ग्रिपिंग है। चाहे आपको डिटेक्टिव मिस्ट्रीज, ट्रू क्राइम या थ्रिलर पसंद हो, कुकू एफएम पर सब कुछ मिलता है। अब यहाँ पर सबसे खास बात कि कुकू एफएम आपके लिए एक स्पेशल 14 डेज फ्री ट्रायल लेकर आया है। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इन थ्रिलिंग कहानियों में डूबना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, कूपन कोड CMTK14 का यूज़ करें और आज ही अपने फ्री ट्रायल शुरू करें। सोचिए आप 14 दिनों तक जितनी चाहें उतनी क्राइम ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। यह आपके कम्यूट, वर्कआउट या फिर एक शांत शाम को और भी एक्साइटिंग बनाने का परफेक्ट तरीका है। लेकिन याद रहे, वक्त तेजी से निकल रहा है और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर यह मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस ऑसम मौके को मिस मत करें, अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। ये कहानी है राजस्थान के झुंझुनू की। राजस्थान के झुंझुनू में एक 25 साल का नौजवान रहता है जिसका नाम है रोहिताश। रोहिताश एक अनाथ और डीफ एंड डम, गूंगा और बहरा। तो बेचारा ना बोल सकता ना सुन सकता, अनाथ था। तो वहीं झुंझुनू के एक अनाथ आश्रम में वो रहा करता था। 21 नवंबर थर्सडे का दिन था। उस दिन दोपहर 1 बजे के करीब उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी। जब तबीयत बिगड़ी तो आश्रम के लोगों ने कहा कि इसको अस्पताल ले चलते हैं। अब वो उसे लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो उसको इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। और ये जो अस्पताल था इसका नाम है भगवान दास खेतान, BDK के नाम से जाना जाता है झुंझुनू। तो BDK अस्पताल की इमरजेंसी में ले गए। वहाँ डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर उसका नब्ज टटोलते हैं, नब्ज गायब मिलती है, ECG करते हैं। ECG के बाद अब रिपोर्ट आती है, पता नहीं रिपोर्ट देखी नहीं देखी पता नहीं। लेकिन इस शख्स की 1 बजे तबीयत खराब हुई थी और दोपहर करीब 1:50 पे इसको हॉस्पिटल ले गए थे। 1:50 के बाद नब्ज देखी, ECG कराया और 20 मिनट के अंदर 2:10 पर उसी इमरजेंसी में डॉक्टर ने कहा कि रोहिताश की मौत हो चुकी है। न इसकी नब्ज है, न धड़कन है और ये जान नहीं बची, मर गया। तो जैसे हुआ कि डॉक्टर ने कहा मर गया तो क्या किया जाए, तो फिर अस्पताल के स्टाफ आए, उन्होंने कहा कि इसको मॉर्चरी में ले जाओ, मुर्दा घर में, ताकि इसका पोस्टमार्टम कर सके। अब वहाँ से 2:30 पर, ये एग्जैक्ट सारी टाइम रिटर्न में है, 1:50 पे अस्पताल का आना, 2:10 पर डॉक्टरों का डेथ डिक्लेयर करना और 2:30 पर अब रोहिताश की लाश को उसी मॉर्चरी मुर्दा घर के एक डीप फ्रीजर में
जिसका टेम्परेचर माइनस में होता है, उस लाश को ले जाकर उस डीप फ्रीजर में डाल दिया गया और उसकी तस्वीर भी है उस फ्रीजर की। अब वहाँ उसको रख दिया गया और ये सरकारी अस्पताल है। रखने के बाद अब ये हुआ कि डॉक्टर साहब आएंगे और पोस्टमार्टम होगा। तो 2:10 पर मौत का ऐलान, 2:30 पर डीप फ्रीजर में, और इसके बाद अगले 2 घंटे तक रोहिताश एक मुर्दे की शक्ल में उसी डीप फ्रीजर में, जिसमें माइनस से भी ज़्यादा तापमान कम, लेटा हुआ है। अब उसी के अंदर है। अब इसके बाद 4:30 पर अचानक 2:30 पे फ्रीजर में रखा गया। 2 घंटे बीत गए। अब उसका डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि चलो भाई पोस्टमार्टम करते हैं। डीप फ्रीजर से बाहर निकाला गया, रोहताश को मॉर्चरी के अंदर ले जाया गया 4:30 पर, और सिर्फ 15 मिनट में मुर्दा घर का दरवाज़ा खुला। पोस्टमार्टम कंप्लीट। सिर्फ 15 मिनट्स, 15 मिनट, पोस्टमार्टम कंप्लीट। ट्रॉली पे लाश, डेड बॉडी बाहर आई। जो भी उनके साथ थे रोहताश के, कंबल में लिपटी हुई वो लाश थी, उनको दिया गया। पुलिस थी, पंचनामा किया गया और कहा अब आप ले जाइए, अंतिम संस्कार कर दिए। अब जो रोहताश के साथ लोग थे, चूंकि वो एक अनाथ था, किसी का इंतजार कर नहीं सकते थे, तो वो लोग अब उस लाश को लेकर शमशान पहुंचते हैं। शमशान जाने के बाद अब वहाँ चिता विता तैयार की जा रही है, लकड़ी खरीद ली गई है। अब भी लाश कंबल में है। सरकारी अस्पताल के एम्बुलेंस से लाश को नीचे उतारा जाता है। इसके बाद लाश को एक किनारे रखा जाता है, क्योंकि चिता अभी सज रही है। और जैसे ही चिता सज गई, अब लाश को उठाकर उस चिता पर रखने की बारी थी। तभी अचानक जो लोग लाश को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि रोहताश की आंखें खुली हुई हैं, और जब वो अस्पताल से थे तो आंखें बंद थी। उन्हें लगा ये क्या। फिर भी हुआ कि कई बार मुर्दों की आंखें खुली रहती हैं। अब जब उन्होंने लाश उठाई तो शरीर को टच किया, तो कंबल भी थोड़ा खिसका, तो देखा कि इसके शरीर तो गर्म है, जबकि मुर्दों की लाशें जो है वो ठंडी होती हैं। फिर उसने देखा कि यार इसकी सांस लेने की आवाज़ आ रही है। करीब से देखा तो वाकई सांस ले रहा है। हाथ पकड़ा तो देखा नब्ज चल रही है। अब जब ये हुआ तो चीखा। बाकी लोग जो थे 8-10 लोग, वो करीब आया, क्या हुआ? बोला तो जिंदा है। लोगों ने कहा ये पागल है। कुछ डरे भी कि भूत तो नहीं है। करीब आए कुछ जिम्मेदार लोग, उन्होंने देखा आंखें इसकी पलक झपका रही और लगा कि वो कुछ कहना चाहता है। अब जब ये सारी चीज़ें हुई और लोगों ने देखा वाकई इसकी नब्ज भी चल रही है, बदआवाज़ सब चीखे, और इसके बाद फ़ौरन एक गाड़ी में डाली, उसको उठाया रोहताश को, और वापस सब उसी बीकेडी अस्पताल में पहुंच गए। जिस बीकेडी अस्पताल में लगभग 1.5 घंटा या 1 घंटा पहले रोहताश का पोस्टमार्टम भी हो चुका था। अब वहाँ अस्पताल में पहुँचे, कह रहे डॉक्टर साहब ये तो जिंदा है। अब आप सोचिए कि उस डॉक्टर के ऊपर क्या बीता होगा, जिसने अभी भी एक मुर्दे का पोस्टमार्टम किया और वो वापस अस्पताल में जिंदा होकर आ गया। अब वो देखते हैं, फ़ौरन इमरजेंसी में डॉक्टर आते हैं, देखते हैं वाकई उसकी नब्ज चल रही है, उसकी धड़कन चल रही है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि 2 घंटे तो वो डीप फ्रीजर में था। तो कुछ घंटे इमरजेंसी में रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो इसको बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम इसे जयपुर ले जाओ और जयपुर के बड़े सरकारी अस्पताल में ले जाओ। अब वहाँ से एक एम्बुलेंस में बिठाकर रात को उसे जयपुर भेजा जाता है। अब वहाँ पर जयपुर जब ये पहुँचते हैं तो लगभग देर रात हो गई थी। जयपुर के जो अस्पताल में पहुँचे वो टाइमिंग था 1 बजे का, 1 बजे की रात। और अब ये 22 नवंबर हो गई है, 21 नवंबर की घटना थी, अब 22 नवंबर हो गई। 1 बजे रात जयपुर के उस अस्पताल में इनको रेफ़र किया गया। अस्पताल में पहुँचा, इमरजेंसी में उसका इलाज शुरू हुआ। लेकिन ठीक 4.5 घंटे बाद, सुबह के 5:30 बजे, जयपुर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने आखिरकार 2 बार कहा कि इसकी मौत हो चुकी है। नब्ज बंद, धड़कनें बंद, और इस बार ईसीजी भी आई। डॉक्टर ने कई बार ईसीजी देखा और कहा कि अब मर चुका है। अब जब मर चुका और फिर उन डॉक्टरों को बताया गया कि डॉक्टर साहब ये जिसको आप कह रहे हैं कि अब मरा है, ये तो कल शाम भी मरा था, और इसके मरने के बाद तो पोस्टमार्टम भी हो चुका था। तो पोस्टमार्टम होने के बाद ये बंदा कैसे एक तो जिंदा हुआ और अब कैसे मरा? अब जयपुर अस्पताल के डॉक्टरों ने सुना, वो हंसने लगे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? कोई आदमी जिसका पोस्टमार्टम हो जाए वो जिंदा कैसे हो सकता है यार?
और जब पोस्टमार्टम होता है तो शरीर को हिस्से को खोला जाता है, फिर वहाँ टाँका लगाया जाता है। उनका कहना तो इसमें टाँके हैं इसके जिसमें में न कुछ है, कहीं से चीर फाड़ तो हुई नहीं है। अब उन लोगों को समझ में नहीं है और वो बेचारा एक अनाथ गूंगा बहरा। तो उन्होंने कहा चलो अब यहाँ से तो चलते हैं। उसके बाद लाए 22 नवंबर को दोबारा से 24 घंटे के अंदर फिर से रोहिताश की चिता सजी और इस बार उस चिता पे उसे लिटाया गया। ना आंखें खुली, न धड़कन, न नब्स, और उसका अंतिम संस्कार हो गया। अब वो सब करके ये लोग लौटते हैं। अब जब लौटते हैं तो इस अनाथालय के अधिकारियों को पता चलता है कि ये हादसा हुआ है। उन्हें बड़ी अजीब, अब वो पहुँचते हैं अस्पताल। कहते कि भाई साहब ये बताइए कि एक जिंदा शख्स को आपने मुर्दा करार दिया या फिर एक मुर्दा कैसे जिंदा हो गया, इसके जवाब चाहिए। और ये पोस्टमार्टम होने के बाद एक बंदा कैसे जिंदा हो सकता है। तब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी निकाला गया कि भाई ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ा जाए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे डॉक्टर के सिग्नेचर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सांस रुकने से रोहिताश की मौत हुई और इसके फेफड़े में इन्फेक्शन था, टीबी की बीमारी थी और टीबी और फेफड़े और सांस ने इसकी जान ले ली। लेकिन इसके अलावा शरीर के किस अंग का क्या जांच किया, कौन कौन सी चीज़ें निकाली पोस्टमार्टम के दौरान, उस रिपोर्ट में कहीं कुछ नहीं। ये वैसे ही जैसे एक कोई भी डॉक्टर लिख के दे देता है तुम्हें टीबी की प्रॉब्लम है, तुम्हें सांस लेने में दिक्कत है, तुम्हारा लंग खराब है। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसे नहीं होती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि शरीर के किन किन हिस्सों को आपने निकाला, देखा, किसके सैंपल रखे, यहाँ कुछ नहीं। तो ये एक यूं ही एक सरसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब उसके बाद ये मामला चूँकि अनाथाश्रम के लोग भी पहुँच वाले थे, कलेक्टर साहब तक गए, झुंझुनू के कलेक्टर तक गए। तो इधर अस्पताल में भी अब ये हो गया कि भाई एक मुर्दा जिंदा हो गया था, वो भी पोस्टमार्टम के बाद। उधर हड़कंप, इधर सीएमओ साहब, चीफ मेडिकल अफसर जो उस बीकेडी अस्पताल के। अब सारी इंक्वायरी शुरू हुई। जब सारी इंक्वायरी शुरू हुई तो उसके बाद जो कहानी आई वो कहानी अजीब थी। अब पूरी कहानी क्या थी। रोहिताश आया अस्पताल, बीमार था, 1 बजे उसे दौरा पड़ा था। तो पता चला कि अक्सर उसको मिर्गी का दौरा पड़ा करता था और फिर उसे कुछ दवा दी जाती थी, ठीक हो जाता था। उस दिन भी उसे मिर्गी का दौरा पड़ा और उसी दौरे के दौरान में वो बेहोश हो गया। अब वो आया इमरजेंसी बीकेडी अस्पताल में। डॉक्टरों ने नब्ज़ देखा। अब खुद डॉक्टरों ने बताया कि कई बार नब्ज़ ऐसी जाती है जो 1-1 घंटे तक चली जाती है और फिर लौट भी आती है। तो नब्ज़ देखकर किसी के जिंदा या मुर्दा होने का आज के दौर में अगर कोई डॉक्टर ऐलान कर दे तो उससे बड़ा झूठ कुछ नहीं होगा। क्योंकि उस जिंदा और मुर्दा के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसमें सबसे आसान है, हर एक कोई जानता है, वो है ईसीजी। कि आप ईसीजी कर लो, उससे आपके शरीर के किसी भी हिस्से में अगर ज़रा सी भी हरकत हो रही है तो वो ईसीजी बता देता है और बिल्कुल फ्लैट लाइन है। तो इसका मतलब एक क्लियर है कि उसके अंदर जान नहीं है। लेकिन ज़रा सा भी ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि ईसीजी झूठ नहीं बोलता। तो सवाल है, डॉक्टर ने को नब्ज़ नहीं मिली, यहाँ तक तो ठीक है। ये भी सच था कि उसका ईसीजी हुआ। लेकिन जब ईसीजी हुआ और ईसीजी की रिपोर्ट आई, डॉक्टर साहब के पास टाइम ही नहीं था कि इस रिपोर्ट को देखा जाए। क्योंकि उन डॉक्टर को ये था कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझसे बड़ा कौन होगा। नब्ज़ देख ली। वही पुराने ज़माने में कि हकीम सिर्फ मरीज़ को देख के बता देता था मर्ज़ क्या है, कि नब्ज़ देख कर बता देता था क्या है। अब तो आजकल के डॉक्टर आप कहीं भी जाएं, छोटे बड़े, तो सबसे पहले तो आप कुछ भी सिम्टम बताते हैं वो सारे टेस्ट ही लिख देते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। तो टेस्ट के बाद फिर आपको बताते हैं आपको क्या हुआ है। पहले के दौर में ऐसा नहीं था। तो खैर, यहाँ डॉक्टर साहब ने नब्ज़ देखी और कह दिया कि इसकी नब्ज़ तो गायब, ये मर गया। फिर ईसीजी हुई, लेकिन ईसीजी जो आया वो डॉक्टर साहब ने देखा ही नहीं। और बाद में जब ये सारा भेद खुला और उसी ईसीजी को जो उस दिन दोपहर को हुआ, जब ईसीजी सामने रखा गया तो देखा गया कि बीच में कई लाइनें हैं ज़िंदगी की। वो फ्लैट नहीं थी, लेकिन डॉक्टर साहब के पास टाइम भी नहीं था और वो ओवर कॉन्फिडेंस थे। फिर उन्हें लगा एक अनाथ गूंगा बहरा है यार, मरता है मरने दो, एक बार मैंने कह दिया तो हो गया। अब ईसीजी बता रहा है कि वो जिंदा है, लेकिन डॉक्टर साहब ने अपने नब्ज़ देखने के तरीके पे भरोसा किया और उसको ले जाकर डीप फ्रीज़र में बंद करवा दिया कि ले जाओ मुर्दा घर में, उसके बाद इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो ईसीजी तक नहीं देखा, अगर देख लेते तो क्या पता रोहिताश जिंदा होता। अब खैर, एक जिंदा आदमी जो ईसीजी ही बता रहा है कि जिंदा है, माइनस
10-20 जो भी डिग्री होगा, उस अस्पताल के मुर्दा घर के डीप फ्रीजर में एक जिंदा आदमी को लिटा दिया गया और पूरे 2 घंटे तक वो उसमें बंद रहा। अभी बताइए कि वो तब अगर जिंदा भी है 2 घंटे, क्या हुआ होगा उसके साथ? 2 घंटे वो उस डीप फ्रीजर में बंद है। 2 घंटे के बाद अब डॉक्टर साहब को आता है कि चलो एक केस है, पोस्टमार्टम भी करो यार, निपटाओ, घर भी जाना होगा, कुछ और भी बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, पार्टी फंक्शन, पता नहीं, क्योंकि इस कहानी से ऐसे ही लगता है। उसके बाद 2:30 बजे वो डीप फ्रीजर में था, 4:30 बजे उसे बाहर निकालते हैं, 4:30 बजे मोर्चरी के अंदर डेड बॉडी ले जाई गई और ठीक 4:45 पौने 5 बजे पोस्टमार्टम रूम का दरवाज़ा खुलता है, ट्रॉली में रोहिताश की डेड बॉडी एक कंबल में लपेटकर बाहर। 15 मिनट के अंदर लाश अंदर गई, 15 मिनट के अंदर सारी चीज़ें हुई, 15 मिनट के अंदर पूरा पोस्टमार्टम हुआ, उसके शरीर को खोल दिया गया, टाँके लग गए, सब हो गए, ऑर्गन सैंपल सब ले लिया, 15 मिनट बाद। सोचे क्या मतलब रोबोटिक तरीके से हुआ होगा, करिश्मा। उसके बाद लाश सौंप दी गई और वो पहुंच गए और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दे दिया गया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई वो ये थी कि डॉक्टर साहब मोर्चरी के अंदर बॉडी तो ले गए, पोस्टमार्टम नहीं किया, फेक पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट बना दिया था। अगर पोस्टमार्टम कर लेते तो रोहिताश जाकर शमशान में जिंदा नहीं हो पाता, वो तो वहीं मर जाता। तो कायदे से ये भी देखिए कि अगर वो पोस्टमार्टम हो रहा होता तो वो डॉक्टर एक जिंदा इंसान का पोस्टमार्टम कर रहे होते। इमेजिन कीजिए आप, एक जिंदा इंसान का। लेकिन शुक्र है वहाँ उनकी चीटिंग, फर्जीवाड़ा, धोखा धड़ी जो भी कर रहे थे अपने पेशे के साथ, कम से कम पोस्टमार्टम न कर उन्होंने कत्ल नहीं किया, वरना इसको कायदे से कत्ल का ही नाम कहेंगे, मर्डर कहेंगे इसको। लेकिन उन्होंने ये धोखा देने के लिए कि पोस्टमार्टम के नाम पे पोस्टमार्टम कर दिया, एक फर्जी सर्टिफिकेट लिखा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई, मौत की वजह बता दी, लेकिन पोस्टमार्टम का जो पूरा बाकी चीज़ें लिखी होती कहीं नहीं लिखा। क्यों? उन्हें पता है एक डीफ एंड डम में एक बेचारा माजूर है, गूंगा बहरा नौजवान है, अनाथ है, कौन उसके आगे पीछे है जो पूछेगा, और देकर निपटा दिया। तो सोचिए एक जिंदा आदमी को 2 घंटा डीप फ्रीजर में रखा, एक जिंदा आदमी को पोस्टमार्टम के टेबल पर मुर्दा घर में ले जाकर लिटा दिया। लेकिन इन तमाम बेईमानियों के बावजूद सिर्फ एक अच्छा काम किया कि पोस्टमार्टम सचमुच नहीं कर डाला। किया होता तो खैर, और यही वजह है कि वो वहाँ जाकर बच गया। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आई और पता चला कि एक जिंदा आदमी को मुर्दा करार दिया गया, ईसीजी चेक नहीं किया, डीप फ्रीजर में रखा, पोस्टमार्टम किया नहीं, फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी, फिर वो जिंदा हुआ, फिर जयपुर में जाकर मरा, तो उसके बाद फौरन हरकत में आई, खबर वहाँ पे फैली। तब कलेक्टर साहब भी जागे, फिर तो कहा यार ये तो इंसानियत के बहुत ख़िलाफ़ है। उसके बाद उस अस्पताल के सीएमओ, वो डॉक्टर साहब जिनके दस्तखत थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, वो डॉक्टर जिसने पहली बार नब्ज देखकर उसको मुर्दा करार दिया, इन सभी को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्या सिर्फ सस्पेंशन काफ़ी है? ऐसे लोगों को तो उम्र भर के लिए डॉक्टर की प्रैक्टिस करने पर ही रोक लगा देना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को तो सीधे जेल के अंदर भी भेजना चाहिए ताकि एक सबक मिल सके। आज सस्पेंड हो गए, ठीक है, कल वो किसी और हॉस्पिटल में जाकर नौकरी कर रहे होंगे। लेकिन ये एक कहानी ये बता सकती है या बताती है कि हमारे देश में आप बड़े बड़े शहरों को छोड़ दें, जो दूर दराज के गाँव के छोटे बड़े सरकारी अस्पताल हैं, जहाँ गिनती के डॉक्टर भी नहीं होते, जहाँ इतनी मौतें होती है, वहाँ इस तरह के कितने गोरख धंधे होते हैं। कितने बेचारे जिंदे को मुर्दा बता दिया जाता होगा, कितने मुर्दों को बिना पोस्टमार्टम के पोस्टमार्टम का सर्टिफिकेट दे दिया जाता होगा, क्या क्या नहीं होता होगा। और क्या पता कितने जिंदे के भी पोस्टमार्टम हो चुके होंगे, क्योंकि ये कहानी सब ऐसे ही बता रही है। अब इससे अफसोस और इससे अजीब क्या होगा? वो डॉक्टर जो हम सबकी ज़िंदगी के लिए आखिरी उम्मीद होते हैं, वो डॉक्टर जिस पे आज भी हम लोग भरोसा करते हैं, वो डॉक्टर जिसे आज भी हम लोग भगवान खुदा का दर्जा देते हैं, और वो डॉक्टर जो कहता है हम सब वही मानते हैं। कभी डॉक्टर से कोई ये नहीं कहता कि ये दवा की जगह कोई सस्ती दवा लिख दीजिए, या ये फ़ीस डॉक्टर साहब डिस्काउंट कर दीजिए। नहीं, जो डॉक्टर साहब की फ़ीस है वो भी देते हैं, जो डॉक्टर साहब दवा लिखते हैं वो भी आंख बंद करके खाते हैं। तो ऐसे डॉक्टर को कम से कम
अपने मरीजों के भरोसे का खून नहीं करना चाहिए। अफसोस है उस शख्स पर जो इस हालात में गुजरा, डीप फ्रीजर से लेके पोस्टमार्टम टेबल तक, एक जिंदा होने के बावजूद। तो ये थी वो अजीब कहानी झुंझुनों की। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज निमिषा सिन्हा, इनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे निमिषा जी। और ये प्रभात श्रीवास्तव जी की वाइफ है। साथ ही शोभा नेगी का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शोभा जी। और ये दीपक नेगी जी की वाइफ है। इसके अलावा अभिषेक केडिया का भी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे अभिषेक। साथ ही मोहम्मद रेहान, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे रेहान साहब। इसके अलावा गुफरान अली, इनका भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गुफरान, भेजा है मंजूर ने। और साथ ही अनिल कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनिल। और ये भेजा है गुंजन ने। राजेश पंडित जी की आज मैरिज एनिवर्सरी है। इन्होंने लिख तो दिया पर पत्नी का नाम ही नहीं लिखा, लेकिन कोई बात नहीं। राजेश पंडित जी, आप और आपकी पत्नी दोनों को बहुत बहुत मैरिज एनिवर्सरी की बधाई, मुबारक। साथ ही रेणु स्वामी एंड प्रवीण स्वामी की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो रेणु जी और प्रवीण जी, आप दोनों को भी बधाई। और भेजा है सुमन स्वामी ने। इसके अलावा प्रियंका शर्मा एंड पवन शर्मा की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो प्रियंका जी और पवन जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। भेजा अरविंद शर्मा ने है। साथ ही विमला बिश्नोई एंड श्रवण बिश्नोई, तो विमला जी और श्रवण जी, आप दोनों को भी आपकी शादी की सालगिरह मुबारक, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और ये भेजा है अशोक बिश्नोई जी ने। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें। अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।